रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, मेनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए अवनीश पीएन शर्मा सर, और बहुत डेवलपमेंट्स आ रही हैं भारत के अंदर। पार्लियामेंट शुरू हो और धमाका ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। पार्लियामेंट शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी एक्टिव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी ये मान के चलती है कि हम बिल पास कराएंगे, हम कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स करेंगे। तो राहुल कहते हैं आज तो मैं आंख मारे और लड़का आंख मारे, वो स्टाइल में वो निकलते हैं। अवनीश सर, डबल व्हिप जारी हो चुकी है सभी लोगों को। बीजेपी का मुझे एक्सपेक्टेड था, पर कांग्रेस के लोगों ने भी डबल व्हिप जारी की है। आज पार्लियामेंट में लग रहा है धूम धड़ाका होने वाला है जी। बिल्कुल। आपने खैर राहुल गांधी के जिस फ्लेवर से शुरुआत किया है, तो राहुल हैं, वो अपना काम करेंगे ही, और पिछले 11 सालों से वो अपना काम लगातार बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। खैर देखिए, व्हिप का मतलब दर्शकों सबको पता ही है व्हिप क्यों होता है, क्योंकि 100% उपस्थिति चाहते हैं पार्टियां कि हमारे सारे सांसद हैं। इसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर सरसरी निगाह से देखें तो स्पीकर साहब के खिलाफ जो एक मोशन है, तो उसकी एक टेक्निकलिटी है, और ये टेक्निकलिटी बताना थोड़ा 1 सेकंड में इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस ने भी क्यों व्हिप जारी किया। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, टेक्निकली ये सबको पता है कि वो खड़ा होते ही गिर जाएगा, मतलब पेश होते ही वो गिर जाएगा, और उस अविश्वास प्रस्ताव को कोई मतलब नहीं है। फिर कांग्रेस ने व्हिप जारी क्यों किया? कांग्रेस के सामने संकट यह है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेके तो आ रही है, लेकिन जो टेक्निकल बात है इसमें कि कम से कम 50 सांसदों को उठ के और उसका समर्थन करना होता है जब कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगर 50 सांसद उसका समर्थन नहीं करेंगे तो वो प्रस्ताव पारित ही तो छोड़ दीजिए, वो पेश ही नहीं किया जा सकता है। तो कांग्रेस की तो मजबूरी व्हिप जारी करने की ये है, क्योंकि कांग्रेस को ये अच्छी पता है, पूरे देश को अच्छी तरह से पता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आखिर जब कुछ होने जाने वाला नहीं है, मतदान की स्थिति आएगी तो भी नंबर्स बिल्कुल क्लियर हैं। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी ने की पार्टी ने, टीएमसी ने शुरुआत में कहा था कि हम इस मोशन के साथ नहीं हैं, लेकिन अल्टीमेटली ममता बनर्जी ने भी, उनके तो खाज खा मतलब अलग ही लेवल है फ्रस्ट्रेशन का इस समय जो चल रहा है, तो उन्होंने भी समर्थन दे दिया। लेकिन फिर भी अंकगणित यही कहती है कि इससे होने जाने वाला कुछ नहीं। अब सवाल ये होता है कि ये काम तो किसी एक दिन हो जाएगा, संभवतः आज ही हो जाएगा। जिस समय दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय हो सकता है कि कार्रवाई शुरू भी हो गई हो और ये चीजें इनिशिएट भी कर दी गई हो। फिर 3 दिन का व्हिप क्यों? 9, 10, 11 3 दिन के व्हिप का क्या मतलब है? 3 दिन का व्हिप ये बताता है कि निश्चित तौर पर सरकार ने कुछ ऐसे बिल्स तैयार रखे हैं जिनको वो हर हाल में पारित कराना ही चाहेगी, इसलिए उसने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। क्योंकि अगर इस सरकार के पिछले 11 साल के हम काम काज करने के तरीके पर चले जाएं, तो इसके बावजूद कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने केवल और केवल तमाशा किया है, और इतना तमाशा किया है कि अभी पिछला जो लोकसभा का सत्र था उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये डिलीवरी की जगह है, ड्रामे की नहीं। प्रधानमंत्री को इतना तक कहना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी क्या ये सच नहीं है कि सरकार ने जो जो काम जब जब चाहा है संसद में, और एक बार तो तब भी जब राज्यसभा में इनके नंबर्स नहीं हुआ करते थे, तब भी वो सारे काम सरकार ने किए हैं। कोई ऐसा कभी
कोई नहीं बता सकता कि सरकार ने जो चाहा है वो काम संसद से कराया नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि निश्चित तौर पर केवल और केवल बिरला साहब के सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन का ही इश्यू नहीं है। व्हिप के पीछे कुछ और ऐसी घोषणाएं हैं जिसका संकेत किरण रिजिजू साहब ने दे भी दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिस पे हम काम करना चाहेंगे, जिनको हम पास कराना चाहेंगे। अब अंदाजा लगाया जाए। सवाल ये है कि अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है गायत्री जी। दर्शकों को भी लग रहा होगा कि हम लोग कुछ ऐसा खोज के बताएंगे कि नहीं नहीं बिरला साहब के अलावा मामला ये है, फलानी जगह हो जाएगा, ढिकाने जगह हो जाएगा। लोगों की अपेक्षा आजकल है, लेकिन 2014 से यही नहीं हो पा रहा है। इस देश के टीवी चैनल अपने स्टूडियो में बैठ के मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो तय करते थे, नाम तय करते थे। दरअसल पिछले 11 सालों में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर सूखा पड़ा है तो वो सूत्रों आधारित जो पत्रकारिता होती थी ना भारत में, उस पर सूखा पड़ा। हाँ जी, हाँ जी। सर ये तो श्योर है कि स्पीकर के अगेंस्ट में जो भी ये मोशन ला रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो फेल होने वाला है। उसमें नंबर्स है नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ उसमें रॉकेट हाँ हाँ। साइंस नहीं है। दूसरा, बिल्स की बात हो रही है। कौन से बिल ऐसे हैं जो 3 दिन के लिए उन्होंने व्हिप जारी किया हुआ है? कुछ तो एक बिल की बात और चल रही है, कहा जा रहा है एक स्टेट क्रिएट करने की बात चल रही है बिटवीन बिहार एंड बंगाल। आपकी हंसी से बहुत कुछ पता चल रहा है, मुस्कुराहट से। बिहार एंड बंगाल के बीच में एक स्टेट क्रिएट करने की बात बहुत तेजी से चल रही है। एंड शायद इसीलिए जो गवर्नर्स की रीशफल हुई है, जो आर एन रवि जी को भेजा गया है वेस्ट बंगाल, जिसकी वजह से ममता अपनी पल्लू पकड़ पकड़ के रो रही हैं, और उधर बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल अट्टा को भेजा गया है। तो कहा जा रहा है ये उसी स्ट्रैटेजी को दिमाग में रख के ये सारा किया गया है। जी। देखिए ये जो एक नए स्टेट की बात है, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के वो जो सांसद हैं पप्पू यादव, उनके ट्वीट से ये उपजा है। मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं कि 6 महीने, अब लगभग 6 महीने पहले प्रारब्ध पे मैंने एक वीडियो किया था और वहां पर इस बात पर चर्चा हुई थी कि चिकन नेक एक ऐसा सेंसिटिव इलाका है कि जिसके आसपास ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता और ऐसा किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्रेडिट नहीं ले रहा हूं कि आज वो फिर चर्चा में, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि यह सरकार क्या करने वाली है, ये नहीं हम आप अंदाजा लगा सकते। ये बिल्कुल हकीकत की बात है। दर्शकों, गायत्री जी मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए कोई ग्लिच आया है और ग्लिच आता रहता है स्ट्रीम यार्ड पे। तो दर्शकों इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ, गायत्री जी आ गई, आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से अदृश्य हो गई थी। बहरहाल, गायत्री जी सच बताऊं, इस सरकार की तैयारियों पर आप मुझे ये बताइए, इतने बड़े-बड़े सरप्राइज़, इतना बड़ा सरप्राइज़ नोटबंदी के दौरान जो सरकार ने दिया, डीमोनेटाइजेशन के दौरान। अचानक प्रधानमंत्री कहते हैं कि रुपया खत्म, और उसके पीछे की तैयारी आप देखिए कि नोट छप चुके थे नए। इसके अलावा 370 जब समाप्त किया गया तब भी हमें ब्रेकिंग मिली। तो सरकार ने गोपनीयता बनाने का काम पिछले 11 सालों से जरूर किया है, और जहां तक हालांकि खंडन कर दिया है केंद्रीय मंत्री ने कि नहीं साहब ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं इस सरकार के बारे में, ये सरकार जब लगातार 2017 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आने के बाद मनोज सिन्हा साहब घूम रहे थे, काशी विश्वनाथ मंदिर तक जा रहे थे, तब इस सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। बिल्कुल शांत रही थी, मीडिया अपने हिसाब से चीजें चला रही थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ और। इसी तरह से आप अगर देखें तो यह सरकार जिस चीज पर नोटिस नहीं लेती या रिएक्ट नहीं करती, उसका अर्थ कुछ और होता है। जिस चीज पर यह सरकार रिएक्ट कर देती है उसका मतलब कुछ और होता है। पप्पू यादव के ट्वीट के बहाने जब ये चर्चा चली तो तुरंत एक केंद्रीय मंत्री ने उस पर रिएक्ट किया जो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन चलिए हटा देते हैं, हम आप सरकार में नहीं बैठे हैं। हम आप ये बात तो कर सकते हैं ना कि क्यों ऐसा जरूरी है। और मैं बताऊं आपको, निश्चित तौर पर बंगाल और जो बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, जो चिकन नेक के आसपास का इलाका है, अगर वहां की डेमोग्राफी को आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दर्शकों मैं बता रहा हूं, ये किसी कश्मीर से बहुत बड़ी समस्या एक दिन होने वाली है। तो जिस तरीके से कश्मीर को आपने संभाला, जिस तरीके से आपने लद्दाख को संभाला, तो मैं ये कहता हूं कि निश्चित तौर पर उसे आप न बिहार के भरोसे छोड़िए, न उसे आप बंगाल के भरोसे छोड़िए।
एक सेंट्रल टेरिटरी की वहां पर आवश्यकता है। हाँ, ये ठीक है कि आपने जो 20 किलोमीटर का वो जो चिकन नेक था, आपने उसको इस समय ऑफिशियली, अब तो हमारे पास आंकड़े और सोर्स मौजूद है कि वो 32 किलोमीटर के आसपास का हो चुका है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का हर नागरिक जो भारत का हित चाहता है, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि अगर आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। इस सदन में क्या होगा, अभी इस लोकसभा में क्या होगा, ये अलग बात है। रिजिजू साहब ने तमाम कामकाज किए हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता है। और अगर आवश्यकता है तभी ये चर्चाएं होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में चर्चा हो, चाहे पप्पू यादव ये चीज कह दें। हालांकि पप्पू यादव का मंतव्य कुछ और था। रही अता हसनैन साहब को वहां पर गवर्नर लाने की, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब राहुल गांधी उनका पूरा इकोसिस्टम मणिपुर का इशू उठा रहा था, तो 3 स्टेट में एक साथ जो प्लेसमेंट हुई थी गवर्नर्स की, उसको याद करिए। और उसके बाद मणिपुर का पूरा चूरन किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेसी इकोसिस्टम के हाथ से छीन लिया है सरकार ने, उसको याद कीजिए। तो निश्चित तौर पर पिछले 11 सालों में हमने ये तो जरूर देखा है कि इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, कम से कम राज्यपालों को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। चाहे वो वेस्ट बंगाल में आप नियुक्तियां देख लीजिए, चाहे आप जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां नियुक्तियां देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर जब इस सरकार ने ये परंपरा तोड़ी है कि कोई राज्यपाल केवल राजभवन में अपना रिटायरमेंट एंजॉय करे और केवल प्रोटोकॉल एंजॉय करे, इससे अलग हटा के उन्होंने उन्हें उस प्रदेश की जनता और वहां के इश्यूज से भी कनेक्ट किया है। और तमाम ये परंपरा है, उसको लेके बड़ी आलोचना भी होती है। आप चाहे केरल के राज्यपाल रहे हों, आरिफ साहब, उस समय भी देख लीजिए। वेस्ट बंगाल के जब राज्यपाल रहे, उनकी एक्टिविटीज आप देख लीजिए। ऐसे तमाम मौके आए हैं। तो हसनैन साहब की भी नियुक्ति अगर बिहार में हुई, अच्छा स्वाभाविक है, उनकी एक तरफ नियुक्ति होती है, ठीक उसी समय के आसपास जो है नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे होते हैं। तो ये बताता है कि एक तरफ 2024 में 240 सीट आने के बाद जो लोग ये सोच रहे थे कि साहब किसी तरह नीतीश कुमार, किसी तरह चंद्रबाबू नायडू खिसक जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। आप सोचिए कितना सॉफ्टली और कितने कॉन्फिडेंस और कितने अच्छे वातावरण में जो कुछ भी प्लेसमेंट हो रही है, चाहे नीतीश कुमार जी का दिल्ली आना हो, चाहे कहीं आना हो। तो हमें ये भरोसा रखना चाहिए, हमें ये मान के चलना चाहिए, अगर ये सारी स्थितियां हम देखें, कि सरकार अपने काम को, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, उसकी एक पूरी तैयारी करके रखती है। और तैयारी करके जब इम्प्लीमेंटेशन का दौर आता है, तो वो सामने दिखाई देता है। इसलिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण, और अगर आप अंदाजा लगा लीजिए, चलिए स्टेट का हटा देते हैं, ये हम कहते हैं कि चलिए ये सनसनी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि खंडन आ चुका है। अभी एआई समिट हुआ है। एआई समिट के बाद उसके कामकाज को लेकर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा एक विधेयक उस पर आ सकता है, जो मेरा आकलन है। बाकी जो रूटीन कार्रवाइयां हैं, जो बजट है उसको भी कराना है अप्रूव, तो वो भी, उसके लिए भी व्हिप की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन ये 3 दिन का काम निश्चित तौर पर ये संकेत देता है, 3 दिन का व्हिप, कि कुछ बड़े काम भी, कुछ बड़े विधेयक भी यहाँ संभावित है। बाकी तो जब सामने आएगा तभी, क्योंकि इस सरकार में यकीन मानिए दर्शकों, सूत्र किसी के पास नहीं है। इसलिए हम लोग कयासबाजी न करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये है कि संभावना जताई जाती है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा रूटीन से अलग है। 3 दिन का व्हिप अगर केवल बिरला जी पे होता तो 1 दिन के व्हिप से काम चल जाना था। रही बात कांग्रेस की व्हिप की, मैंने आपको बताया, कांग्रेस तो 50 लोगों की भूखी है कि किसी तरह 50 नंबर पूरा हो और हम एक कोरम पूरा कर पाए, दिखाने के लिए कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया। जी। बड़ी मजेदार डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसके साथ साथ आती हूँ एक दूसरी तरफ, क्योंकि बात हो रही है संसद की, तो अब हम ममता बनर्जी की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता है। नीचे से नीचे का स्तर, कहते जल्लाद से कौन शर्माए, जल्लाद, राइट? बेशर्म लोगों से बेशर्म लोग ही डील कर सकते हैं। फॉरगिव मी फॉर माय हार्श लैंग्वेज, बट दैट इज द वे इट इज। द्रौपदी मुर्मू, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ट्राइबल वुमन लीडर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी बैकवर्ड बैकग्राउंड, अगर वो जा रही थी, अगर आप उनकी इज्जत अफजाई कर देते, जो उनका प्रोटोकॉल है वही फॉलो कर दो, तो क्या बिगड़ जाता है? टॉयलेट्स के अंदर पानी नहीं, टिश्यू पेपर्स नहीं, कूड़ा फैला हुआ, इस तरीके का माहौल देकर
ममता बनर्जी ये दिखा रही हैं कि शी कैन नॉट बी टच्ड इन वेस्ट बंगाल, जिसको बोलते हैं ना अक्खड़पन। मैं अगर हरियाणवी लैंग्वेज में बोलूं तो कि अपना अड़ियलपन दिखाने की लिमिट क्रॉस कर रही है ये महिला। जी सर। बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी से आप किसी सभ्य आचरण की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी हमेशा से ऐसा रही हैं। उन्होंने समय-समय पर सभ्यता का भी परिचय दिया है, असभ्यता का भी परिचय दिया है। गायत्री जी, जब कोई आदमी अंदर से हिला हुआ होता है, टूटा हुआ होता है ना, तो अगर दूर कहीं 2 चिड़िया भी आपस में एक दूसरे से कू-कू करती हों, तो उसे यही लगता है कि वो मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही है। ममता बनर्जी की स्थिति ये है। ममता बनर्जी एसआईआर से अपनी जंग हार चुकी हैं। ममता बनर्जी के पास अब कोई ऐसा आधार नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह या केंद्र की सरकार से लड़ पाएं। तो इसलिए आपको वो किससे लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं? वो आपको चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। ज्ञानेश कुमार जी जब वहां दौरे पे गए, तो उन्हें हवाई अड्डे पे काले टीएमसी के गुंडों ने, टीएमसी के टट्टुओं ने वहां पर काले झंडे दिखाए। जब वो कालीघाट मंदिर में गए, तब वहां तो वो किससे लड़ रही हैं? वो इस देश में एक संवैधानिक बॉडी जो कि इलेक्शन के लिए जिम्मेदार है, उससे लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ इस देश की आदिवासी राष्ट्रपति जो कि महिला हैं, वो एक इंटरनेशनल आदिवासी सम्मेलन में जाती हैं। वहां पर वो राष्ट्रपति से लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। उनका अनादर, ये अनादर ही का मामला नहीं है। ये साफ तौर पर राष्ट्रपति के सामने भिड़ने की स्थिति है। ये केवल प्रोटोकॉल दे देना, और मुझे नहीं लगता कि मुर्मू जी जिस बैकग्राउंड से आती हैं, जिस हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, उनको कोई भौकाल किसी बड़े उसकी आवश्यकता या अपेक्षा ऐसा नहीं है। वो तो बड़ी सिंपल। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी का ये करना, ये दिखाता है कि अब वो नरेंद्र मोदी से या केंद्र की सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के सारे हथियार खो चुकी। आदमी दीवार पर सर कब मारता है, आप मुझे ये बताइए? अगर कोई किसी को मान लीजिए बहुत गुस्सा है, तो सामने अगर उसका प्रतिद्वंदी है तो पहले उस पर मारेगा ना। जब उसका प्रतिद्वंदी उसके सामने नहीं होता है, या वो ऐसी स्थिति बना देता है कि तुम अब मुझसे नहीं लड़ सकती या लड़ सकते हो, तब आदमी दीवार पर सर मारता है। ममता की ये हालत हो गई है। वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ते हुए दिखाई दे रही है। आप याद कीजिए, एसआईआर पर जब वो खुद गई सुप्रीम कोर्ट, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और जब जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथ में ये पूरा मामला दे दिया एसआईआर का, उस समय क्या कमेंट पास किया था कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के सामने उनके हाथ से उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है। ममता बनर्जी ये चाहती हैं आज भी कि वो वेस्ट बंगाल का पूरा इलेक्शन ममता वर्सेस मोदी करा सकें। ममता बनर्जी को ये मौका नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि किसी तरह से वो बंगाली प्राइड पर वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन टेक्निकल सच ये है कि एसआईआर से ममता बनर्जी अपना चुनाव हार चुकी हैं। खुद अगर उनके अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जहां पर 58,000 नाम ऑलरेडी कर चुके हैं, 58,000, और 14,000 नाम ऐसे हैं जो क्रिटिकल डिस्क्रिपेंसीज के साथ हैं। यानी ममता बनर्जी अपना चुनाव पहले ही हार चुकी हैं खुद। ऑन एवरेज लगभग 20 से 25,000 नाम हर विधानसभा सीट से कम हुए हैं। और ये सारे के सारे एसआईआर में जो लगभग 1 करोड़, गिरी से गिरी हालत में 1 करोड़ के नाम जो कटे हैं, इनमें से 99.9% जो फ्रॉड वोटिंग थी, वो ममता बनर्जी की टीएमसी की। तो ममता बनर्जी अपने राजनीतिक कैरियर के उस मुकाम पर हैं जहां उनके जीवन की राजनीति का जो उनका जीवन है, वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। यही कारण है कि वो लड़ते हुए आपको चीफ इलेक्शन कमीशन से दिखाई दे रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, वो आपको राष्ट्रपति जी का अपमान करते हुए दिखाई दे रही हैं। और इसको बड़ा सीरियसली लिया है होम मिनिस्ट्री ने, और 5 बिंदुओं पर सारी चीजें ली हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के साथ एक प्रोटोकॉल जुड़ा होता है, ब्लू बुक,
तलब की गई है, उसमें कौन सी डिटेलिंग है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या वहां पर व्यवस्थाएं नहीं थी, ये सारा कुछ। ममता बनर्जी दरअसल इस समय राजनीतिक जो उनका वो खोपड़ी है ना, वो हिली हुई है। तो जब आदमी की राजनीतिक खोपड़ी हिली होती है तो फिर वो इसी तरह के फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेता है या पोजिशनिंग दिखाता है। दरअसल ममता बनर्जी के पास अब केवल एक हथियार रह गया है। वो वेस्ट बंगाल के समाज को ये दिखाना चाहती हैं कि मैं जुझारू हूं, मैं लड़ रही हूं और मुझको सब दबा रहे हैं। इसलिए पहला मौका उन्होंने पॉलिटिकल तलाशा। जब नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने वो मौका नहीं दिया, तो अब इलेक्शन कमीशन हमको दबा रहा है, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी है, हमारे खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन भी हैं, हमारे खिलाफ राष्ट्रपति को तक को मैदान में उतार दिया गया है। अब केवल पर ये ममता बनर्जी इस बात का प्रयास कर रही हैं। सर मुझे ये बहुत डेंजरस ट्रेंड लग रहा है। आई टेल यू व्हाई। एक तो आईपीएस ऑफिसर्स को अपने कंट्रोल में लेना, राइट? पीछे भी कुछ एक सिचुएशंस हुई हैं जहां पर आईएफएस की पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश की है स्टेट्स ने। आपको याद होगा सर, डीएमके ने ट्राई किया था और उसके अलावा हम्म। तेलंगाना ने भी ट्राई किया था कि अपना आईएफएस ऑफिसर रखेंगे। वो अलग बात है कि सेंट्रल ने मना कर दिया कि व्हेन वी हैव हम्म। जयशंकर एंड अ सेंट्रल फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से डायरेक्ट होगा। इस तरीके की जो सिचुएशंस है वो ऐसा लगता है कि दे वांट टू बिकम पीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब भारत को अलग डायरेक्शन में ले जाने। और मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, व्यूअर्स जान गए होंगे, पर भारत को तोड़ने की तैयारी जैसा करते हैं ना, जैसे उधर डीएमके वाले कर रहे हैं, इधर ममता कर रही हैं। है किसी की भी औकात नहीं। अगर चाहे तो एक दिन इमरजेंसी लगाएंगे, जिस दिन ज्यादा प्रॉब्लम होगी पूरा देश 1 मिनट में सेंट्रलाइज हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत स्ट्रांग है लोगों को। वो तो इंदिरा गांधी के टाइम पे लोगों ने देखा ही हुआ है। ये जो ममता की जो एक-एक स्टेप्स है ना, ये मेरे को उसी डायरेक्शन में दिखते हैं सर। वो अलग बात है इनकी उम्र नहीं रही, थैंकफुली हम एक वी आर बोर्न विद लिमिटेड लाइफलाइन कि एक उम्र तक ही है हम लोग, नहीं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते लोग। जी। सवाल ये होता है कि भारत का एक भी ऐसा हरा रंग नहीं है जो चाहता है कि 2014 से जो सरकार चल रही है वो चले। क्या ये संभव हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं, वो तो कहते हैं कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है, माचिस की तीली लगाने की जरूरत है। क्या हो पा रहा है? राहुल गांधी ने जन जी का आह्वान किया, जन जी उतरा, कुछ हुआ? सवाल ये होता है कि ये आग लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना। जैसे कहते हैं ना कि एक वो जुमला है ना, वो फलाने कहेगा लेकिन तुमको करने का नहीं। एक इस टाइप का मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा संभव हो पा रहा है? तनिक भी कहीं गुंजाइश दिख रही है? ममता बनर्जी हो, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे केरल की सरकार हो, जो आईएफएस अपॉइंट कर चुके थे वो तो। सवाल ये है कि भारत की जनता इस बात के लिए तैयार है। आप करेंगे किसके बदौलत? आप करेंगे किसके बदौलत? ट्रू। आप हमेशा जनता के बदौलत ये काम करेंगे ना। क्या भारत में रिजीम चेंज की ख्वाहिशें नहीं हैं? बांग्लादेश कराने की सपने नहीं पाले गए? हमें इसीलिए इस बात का संतोष रखना चाहिए कि 2014 से जिस कल्चरल रेवोल्यूशन की मैं बात बार-बार करता हूं, जनता का मूड कहीं और है और ये जनता से कटे हुए लोग हैं। ये इनके निजी सपने हो सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या पब्लिक इस सपने को ओन करने के लिए या बाई करने के लिए तैयार है? वो नहीं है। तो फिर कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कहे, राहुल गांधी कहें कि भारत राष्ट्र है ही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? यही सब कहने की वजह से तो वो वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ हैं इस समय, और आगे भी संभावना यही दिखाई दे रही है। तो हमें इस बात पर तसल्ली रखनी चाहिए और इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि ये छोटे-मोटे इश्यूज़ पर गुस्सा आना, ये छोटे-मोटे इश्यूज़ पर चिढ़ना, आओ चलो मोदी तेरी खैर नहीं का काम कर दें, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बृहद उद्देश्य कहाँ हैं। और अभी एक सीनियर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मालूम है, अगर किसी व्यक्ति के पेट में एक भाला, एक नेज़ा अगर घुसेड़ दिया जाए, तो दर्द होता है। लेकिन अगर उस नेज़े को आराम-आराम से निकाला जाए ना, तो अवनीश और ज़्यादा दर्द होता है। नरेंद्र मोदी भारत के और सनातन समाज के सीने में पहले अंग्रेजों ने, उससे पहले मुगलों ने, उसके बाद कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने जो भाला घुसेड़ा है ना, नरेंद्र मोदी उसे धीरे-धीरे निकालने का काम कर रहे हैं।
तो दर्द तो कहीं ना कहीं होगा। इसलिए हमें लगातार उस बड़े उद्देश्य की तरफ सोचना चाहिए। मेरी बस इतनी सोच है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर को दोबारा याद दिला देती हूँ, क्यूआर कोड इज राइट ऑन द स्क्रीन। जल्दी से रजिस्टर करें। अवनीश सर, मैं, संदीप जी, बहुत सारे लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। 2 वे प्रोसेस है फॉर स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स। इट्स अ फ्री एंट्री, बट you have to come with your ID and register prior to coming, because we really want to make it a 2 वे learning process. और जो लोग इस यज्ञ में, जो इस धर्म के कार्य में हमारी मदद करना चाहते हैं, वो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। योगदान करिए, क्योंकि हम लोग जो बैटल लड़ रहे हैं वो आपकी लड़ाई है। सबसे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हम लोग हैं आज की डेट में। हम ही सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, डिस्कस करते हैं, आपके आगे रखते हैं। इसीलिए सबसे पहला प्रहार भी हमारे ऊपर ही पड़ता है। जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले हम ही फोन्स आते हैं और हमें धमकियां मिलती हैं एक्चुअली। जी, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।